हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चैनल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे डेक्कन चार्जर्स सनराइज हैदराबाद बन गया। डेक्कन चार्जर्स के ऊपर बीसीसीआई का क्या क्या एलिगेशंस था, डेक्कन चार्जर्स ने बीसीसीआई के ऊपर क्या एलिगेशन लगाया था, उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब वाइस वर्सा। उसके बाद ये जो डेक्कन चार्जर्स टीम था, ये 2009 में आईपीएल का ट्रॉफी जीता था, लेकिन उसके बावजूद 2013 में ऐसा कौन सा चीज हो गया जिसके कारण उनको बैन करना पड़ा। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या आप बोलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट में आप बोलिए चार्जेस उनके अगेंस्ट में लगाया गया है, तो आज वो सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले टाइमलाइन के ऊपर आ जाते हैं और पहले एक दो फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पीछे रीजन क्या है। तो आ जाते हैं 2012 में। देखिए, ये वही टाइम था, जुलाई 2012, मतलब आप बोलिए 2012 का मिड हाफ ईयर के टाइम पे। वहां पे क्या हुआ कि डेक्कन चार्जर्स ने ये जो 13 करोड़ का पेमेंट था प्लेयर्स, और ये जो पेमेंट करना था वो प्लेयर्स को ही करना था, वो पेमेंट उन्होंने नहीं कर पाया। ठीक है, और जस्ट मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, एक फैक्ट है, बेसिक फैक्ट है, वो है कि ये जो डेक्कन चार्जर्स है, डेक्कन चार्जर्स का होल्डिंग कंपनी है डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड, ऐसा कंपनी था, उसके अंडर आता था डेक्कन चार्जर्स। और आपको पता होगा ये डेक्कन क्रॉनिकल साउथ इंडिया का एक आप बोलिए प्रोमिनेंट न्यूज इंग्लिश न्यूज़पेपर था उस टाइम पे। ठीक है, तो इशू यही हुआ कि 13 करोड़ पेमेंट उन्होंने नहीं कर पाया टू प्लेयर्स। फिर मैं बोल रहा हूं, प्लेयर्स को नहीं कर पाया था, ऐसा नहीं कि किसी और को पेमेंट करना था, मतलब जो होता है ना कोच या स्टाफ को या बीसीसीआई को पेमेंट, ऐसा नहीं था। प्लेयर्स को उन्होंने 13 करोड़ अमाउंट पे नहीं कर पाया था उस टाइम पे। तो ओनर ने चला गया बीसीसीआई के पास। एक्चुअली बीसीसीआई ने इसके ऊपर इंक्वायरी किया, भाई बताओ क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि क्यों तुमने 13 करोड़ नहीं दे पाया। तो वो चला गया, तो बीसीसीआई के पास वो गया और उनसे वो गुहार लगा कि माई बाप हमें माफ कर दीजिए, ये थोड़ा बहुत हमें एक्सटेंड कर दीजिए, ये ऐसा उन्होंने उस टाइम पे बोला था। अब बीसीसीआई भी बोला कि उन्होंने भी ये चीज को कंसिडर किया, तो और उन्होंने क्या किया, ये जो चीज था कि ये जो पेमेंट करने के जो टाइम था उन्होंने वो बढ़ा के अगस्त 10 तक कर दिया। ठीक है, मतलब जुलाई 12 में फर्स्ट इशू हुआ था, उसके बाद उसको नेक्स्ट जो मंथ था, मतलब 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था रफली। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो अगस्त 10 का जो डेडलाइन था ना, वो भी मतलब उस टाइम फ्रेम में भी डेक्कन चार्जर्स ने पेमेंट नहीं कर पाया। इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि उनका जो स्पॉन्सर था उस टाइम पे स्पॉन्सर ने उन्होंने पुल आउट कर लिया था। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आपको पता होगा 2008 में जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे डेक्कन क्रॉनिकल रफली आप बोलिए $100 मिलियन के आसपास, 100 या $125 मिलियन के आसपास वो कंपनी मतलब वो फ्रेंचाइजी मिल गया था। और उस टाइम पे डेक्कन क्रॉनिकल 2008 में बात कर रहा हूं, 2008 में डेक्कन क्रॉनिकल का जो आप बोलिए आईपीएल में उनका जो स्टैंडिंग था, मतलब आफ्टर फिनिशिंग द सेशन, वो एकदम एंड पे था। तो जिस चार्जर्स का जो प्रोमिनेंट स्पॉन्सर था जेपी ग्रुप, उन्होंने पुल आउट कर लिया था। लेकिन 2009 में अगेन डेक्कन चार्जर्स ट्रॉफी उन्होंने जीत लिया था, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, मतलब उनको जो फाइनेंशियल का जो इश्यू था ना वो स्टार्ट हो गया था। तो अब अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, अगेन ये जो अगस्त 10 का जो डेडलाइन था वो भी वो मैच नहीं कर, मतलब उस जो टाइम फ्रेम में उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। तो फिर क्या किया बीसीसीआई और ये जो डेक्कन चार्जर्स का जो भी ओनर्स है, तो उन लोगों ने, बीसीसीआई मतलब है कि आईपीएल का जो गवर्निंग काउंसिल है, ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है आईपीएल के केस में। आईपीएल के केस में उसको जो रेगुलेट करता है वो है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल। तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अगस्त 14 को, ठीक है, मतलब अगस्त 10 का जो डेडलाइन था वो उन्होंने नहीं, मतलब वो उस टाइम फ्रेम में उन्होंने पेमेंट नहीं कर पाया, तो जिसके कारण अगस्त 14 को ये जो ओनर है, मतलब डेक्कन चार्जर्स का ओनर और आईपीएल का जो गवर्निंग काउंसिल है, उन्होंने एक मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, अगेन टाइम को थर्ड टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था अप टू सितंबर 15, 2012। ये डेट बहुत ही याद रखिएगा, क्योंकि ये इस डेट के ऊपर बाद में विवाद हुआ, और उसके बाद ये जो डेक्कन क्रॉनिकल चला गया था, मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट में गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट था सितंबर 15, 2012। ये डेट मतलब उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना था। ये अल्टीमेटली जो मीटिंग हुआ था उसका रिजल्ट में ही था। उसके बाद एट द सेम टाइम एक अलग से नोटिस डेक्कन क्रॉनिकल्स को भेज दिया गया था। अच्छा, ये जो नोटिस भेजा था वो मीटिंग का आई थिंक 2 या 3 दिन बाद भेजा था, मतलब मीटिंग में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, या बहुत सारा जो आप बोलिए जो ओनर्स था उनको ये सब चीजें नहीं पता था। लेकिन ये जो नोटिस भेजा गया था, ये भेजा गया था, मतलब बाद में भेजा गया था। उस नोटिस में क्लियरली मेंशन था
कि देखिए मतलब मान लीजिए आप एक ओनर है और आप जितना भी रूल्स रेगुलेशन है विद इन दैट टाइम फ्रेम आप उसको कंप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो आपका जो फ्रेंचाइजी है वो टर्मिनेट कर दिया गया था। तो एग्जैक्ट मतलब नोटिस में लिखा क्या था, मैं आपको एक बार पढ़ के बोल देता हूं। इफ द ओनर्स वेर अनएबल टू कंप्लाई विद दिस डेडलाइन, द फ्रेंचाइजी वुड स्टैंड टर्मिनेटेड। ये स्पेसिफिकली डेक्कन चार्जर्स को भेजा गया था, ये हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए और एक नोटिस भेजा गया था। ये जो मैंने ये जो पार्ट पढ़ा था या आपको मैं आपके साथ जो शेयर किया, ये था ओनली डेक्कन चार्जर्स के लिए। और डेक्कन चार्जर्स को ये सब के बारे में वो जो अगस्त 14 का जो मीटिंग था उसमें वो सब चीजें डिस्कस नहीं होता। और जो और एक जो नोटिस था, जो नोटिस सबको भेजा गया था, वो वहां पे क्लियरली लिखा था कि मान लीजिए कोई भी फ्रेंचाइजी है, कोई फ्रेंचाइजी लिया है आईपीएल का, तो उस जितना अमाउंट उस टाइम उन्होंने पे किया है उसका 10% एज ए बैंक गारंटी किसी भी नेशनल बैंक से बीसीसीआई को देना पड़ेगा। याद रखिए यहाँ पे फर्स्ट वहां पे क्लॉज क्या क्या लिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल 10% अमाउंट, मान लीजिए किसी कोई टीम 500 मिलियन में बिका है, तो आपको जो 50 मिलियन है वो बीसीसीआई को देना पड़ेगा एज ए बैंक गारंटी। और बैंक भी कौन सा, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से होगा, मतलब आप बोल लीजिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एनबीएफसी, वो सबसे नहीं होगा, ठीक है। ये चीज भी और ये चीज सबको सर्कुलेट कर दिया गया था। और उस टाइम पे तो सिंस हम लोग यहाँ पे डेक्कन चार्जर्स की डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हीटर्स का, पुणे वॉरियर्स का डिस्कशन हम कभी और कर लेंगे। तो उस टाइम पे डेक्कन चार्जर्स का बनता था रफली 20 मिलियन के आसपास बनता था, जो कि उस टाइम पे $50 के हिसाब से 100 करोड़ के आसपास वो बैंक गारंटी डेक्कन चार्जर्स को देना था बीसीसीआई को। लेकिन डेक्कन चार्जर्स ने वो जो बैंक गारंटी मतलब उनका जो बैंक के साथ थोड़ा बहुत इश्यू हो गया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में येस बैंक पहले बोल दिया था कि हाँ हम ये जो बैंक गारंटी है हम दे देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, येस बैंक ने उसने बोल दिया कि हम ये सब नहीं देंगे। और ये जो येस बैंक और डेक्कन चार्जर्स में ये जो इश्यू था, इसमें बीसीसीआई उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बीसीसीआई जब ये जो सितंबर 14, 2012 में उन्होंने बीसीसीआई मतलब जस्ट आप बोलिए एक दिन पहले बिफोर द डेडलाइन बीसीसीआई ने क्या किया, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और उसके बाद क्या किया, डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे ये जो मैंने अगस्त 14 से जब सितंबर 14 तक, मतलब ये जो मतलब एक महीने में डेक्कन चार्जर्स ने ये जो 100 करोड़ को लेके क्या इश्यू हुआ था, या आप बोलिए डेक्कन चार्जर्स ने एक दो जगह पे गया भी था कि ये चीज सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो चीज नहीं हुआ है। ये जो पार्ट इंफॉर्मेशन है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि जब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कैसे फिल अप हुआ है वो हम कर लेंगे। तो अभी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि टर्मिनेट तो हो चुका है, तो आप डेक्कन चार्जर्स के पास क्या ऑप्शन था, तो उन्होंने चला गया डायरेक्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में। देखिए डेक्कन चार्जर्स जब बॉम्बे हाईकोर्ट गया तो उस टाइम पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बोला कि आप अक्टूबर 1, 2012 तक जितना भी आपका इश्यू है बीसीसीआई के साथ, तो आप उसको सॉल्व आउट कर लीजिए। मतलब जस्ट ये हुआ ये है, बस वो जो टाइम फ्रेम था ना, मतलब जो पहले सितंबर 12 तक था, सितंबर 15 तक था, तो वो टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा के अक्टूबर 12 के पास कर दिया था। उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया कि आपको जितना बीसीसीआई का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आप कंप्लाई कीजिए। एट द सेम टाइम आपका जो 100 करोड़ का जो बैंक गारंटी है ना फ्रॉम एनी नेशनल बैंक, तो आप वो चीज विद इन अ मंथ प्रोवाइड कर दीजिए बीसीसीआई को। तो लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, ये जो अक्टूबर 1, 2012 का जो टाइम दिया गया था उनको, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड या डेक्कन चार्जर्स, उन्होंने अगेन ये जो टाइम फ्रेम था इसको मतलब कंप्लाई नहीं कर पाया, मतलब वो लोग ये जो पेमेंट नहीं कर पाया था, या बोलिए पैसा का इशू हो गया था। तो उसके बाद डेक्कन क्रॉनिकल अगेन चला गया बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है कोई इशू नहीं है, उनको फिर अगेन मतलब एक मंथ का टाइम दिया था और 3 डेज का एक्सटेंशन दिया था, मतलब जो टाइम दिया गया था उससे 3 डेज के अंदर एक्सटेंशन और एक्स्ट्रा दे दिया था। लेकिन उस टाइम पे भी ये डेक्कन क्रॉनिकल वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो जिसके कारण ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोल दिया कि आपका जो टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन को हम लोग अपहेल्ड कर रहे हैं। इन शॉर्ट द टर्मिनेशन ऑफ द फ्रेंचाइजी वाज अपहेल्ड एंड बीसीसीआई वाज अलाउड टू इनवाइट बिड्स फॉर न्यू फ्रेंचाइजी, ये एकदम क्लियरली बोल दिया गया था। और दो मतलब ऑफिशियल टर्मिनेशन है, वो ऑफिशियल टर्मिनेशन का जो डेट था वो था अक्टूबर 12, 2012, जिस दिन ये जो टर्मिनेशन है इसको इफेक्टिव कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि अगेन ये जो चीज हुआ था, मतलब डेक्कन चार्जर्स और बीसीसीआई के बीच में जो विवाद था ये सॉल्व हुआ नहीं था।
तो उसके बाद ये चला गया डायरेक्ट, हम लोग आ जाएंगे 2020 पे। 2020 आने से पहले 2015-16 में बहुत चीजें हुआ था, लेकिन वो चीजें हम डिस्कस करेंगे जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के ऊपर चीजें हुआ था, मतलब एग्जैक्ट जो कंपनी का है ना, वो कंपनी का एग्जैक्ट क्या हुआ था, हम उस टाइम पे वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं डायरेक्ट 2020 में क्या हुआ था। 2020 मतलब वो जो कोविड का फर्स्ट वेव था, उन्होंने उस टाइम पे क्या हुआ था। उस टाइम पे बॉम्बे हाईकोर्ट में किसी ने पिटीशन डाल दिया और पिटीशन पे अलाउ भी कर दिया गया था फ्रॉम डेकन चार्जेस। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एट द सेम टाइम ये चीज बोल दिया कि उन्होंने एक कमिटी बिठा दिया था, आई थिंक उनका जो अध्यक्ष था उसका नाम था C.K. ठक्कर, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया गया था टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन डेकन चार्जेस एंड जो BCCI है उनके बीच में। तो कमेटी का जजमेंट आया जुलाई 17, 2020 में। इस टाइम पे ये जो C.K. ठक्कर उनका जो कमेटी है, उन्होंने ये बोल दिया कि टर्मिनेशन ऑफ DC मतलब डेकन चार्जेस वाज इलीगल एंड डिस्क्रिमिनेटेड बाय BCCI एंड ordered BCCI to pay 4,814 crore to आपका डेकन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड विद 10% इंटरेस्ट फ्रॉम 2016। ये चीज उन्होंने ये बोल दिया था, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने और एक क्लॉज ऐड कर दिया था कि BCCI इसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। तो BCCI ने क्या किया, ये जो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेरी एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1966 में ये जो आर्बिट्रेटर है, मतलब आर्बिट्रेटर मतलब C.K. ठक्कर, उन आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट में अगेन पिटीशन डाल दिया था। और यहाँ पे मतलब किस किस ग्राउंड के ऊपर BCCI ने पूरा ये जो डेकन क्रॉनिकल का जो टर्मिनेशन था उनको लीगल बोला था, हम उसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट उन्होंने बोला था कि यार आप बोल लीजिए BCCI का, आप कोई भी नोटिस देख लीजिए या आप बोलिए जो अभी भी करंट टीम्स है, वहां पे देखिएगा 3 मेन क्लॉज है। उस 3 मेन क्लॉज को आप कोई भी टीम वायलेट करेगा ना तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो और वो क्लॉज कौन सा है, या आप बोलिए कौन, मतलब किस बेसिस पे डेकन क्रॉनिकल को हटाया गया था। एक था, फर्स्ट क्लॉज था नॉट पेइंग प्लेयर्स एंड अदर्स, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेयर्स है, कोच है, जितने स्टाफ है उनको पेमेंट करना, ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेकन क्रॉनिकल ये नहीं कर पाया था, तो आप मान लीजिए इसके बाद भी एक ऑप्शन है, ये जो चीज आप मान लीजिए फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपको IPL का जो गवर्निंग काउंसिल है उनके पास जाना है और उनके पास जाके ये चीजों को निगोशिएट करना है। यहां पे एग्जैक्ट टर्मिनेशन नहीं होगा फॉर टाइम में। उसके बाद डेकन क्रॉनिकल ने और एक चीज किया था और जो कि बहुत ही गलत काम किया था। उन्होंने क्या किया, जो डेकन चार्जेस के पास जो एसेट था ना, वो उस एसेट को वो मोनेटाइज कर रहा था, लेकिन उस मोनेटाइजेशन से जो पैसा आ रहा था वो पैसा BCCI से शेयर नहीं हो रहा था। ये भी एक क्लॉज है, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। आप मान लीजिए बहुत जगह पे देखिएगा कि जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में जब हेलमेट पहनता है, हेलमेट के सामने देखिएगा कुछ लोगो लगा रहता है, या मान लीजिए साइड पे लगा रहता है, इधर लगा रहता है, बहुत जर्सी पे रहता है। तो डेकन क्रॉनिकल्स क्या कर रहा था, वो सब चीजें कर रहा था, लेकिन वहां से जो रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू आप BCCI से शेयर नहीं कर रहा था। तो डेकन क्रॉनिकल वो भी गलत कर रहा था। और ये मान लीजिए ये क्लॉज भी कोई भी फ्रेंचाइजी कर रहा है तो वो उसको क्या करना पड़ता है कि IPL का गवर्निंग काउंसिल के पास जाना है। और ये जो फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज, मतलब मान लीजिए कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको एक मतलब आप बोल लीजिए मीटिंग करके चीजों को सॉल्व करना था, लेकिन डेकन चार्जेस ने वो सब चीजें नहीं किया। और एक जो क्लॉज था वो था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी, मतलब ये ट्रिगर हो गया ना, ये जो लास्ट पार्ट में आपको बोला, तो फिर तो भूल जाइए कि आपको फ्रेंचाइजी आपके पास जो फ्रेंचाइजी है वो एकदम टर्मिनेट हो जाएगा। तो BCCI के अपील करने से वजह से क्या हुआ कि जस्टिस पटेल ने ये बोल दिया कि जो ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड्स डेकन चार्जेस का फेवर में गया था तो वो एकदम दैट स्टैंड कैंसिल, और BCCI कुड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड, सॉरी दोज ग्राउंड का मतलब है कि मैंने पहले जैसे आपको बोला कि आप प्लेयर को सैलरी नहीं दे पाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। आप एसेट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में BCCI को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप मान लीजिए आपका जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसके बेसिस पे भी आपका जो फ्रेंचाइजी है वो कैंसिल हो जाएगा। बट उन्होंने एक चीज बोल दिया था कि ये जो BCCI को डेकन चार्जेस को आई थिंक 36 करोड़ के आसपास, 36 करोड़ माइनस 1.83 करोड़ मतलब उतना लिटिगेशन कॉस्ट था, तो वो जो अमाउंट था आई थिंक 34 करोड़ के आसपास होगा, 34 से थोड़ा ज्यादा, वो अमाउंट पे करने को। और उसके बाद क्या हुआ कि BCCI ने वो चीज पेमेंट कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में यहां पे क्या इशू हुआ था, हम वो देख लेते हैं। एकदम सिंपल तरीके से इसको देखेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये डिस्कशन करने से पहले हम लोग जब ये डेकन चार्जेस एक्चुअली फ्रेंचाइजी लिया था, मतलब डेकन चार्जेस होल्डिंग लिमिटेड ने डेकन चार्जेस का फ्रेंचाइजी लिया था, तो उस टाइम पे 2018 में ऐसा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोल के ऐसा कुछ था नहीं। तो वहां पे क्या होता था कि मान लीजिए डायरेक्ट या
मतलब सॉरी, ऐसा किसी का नाम तो ऐसा लेना नहीं चाहिए। जो जनरली क्या होता था, कांग्रेस का आप किसी भी मिनिस्टर को कॉल करके ये चीज को रफा दफा कर सकते थे उस टाइम पे। लेकिन 2016 में क्या हुआ कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट आने से आने की वजह से क्या हुआ, ये जो कनारा बैंक है ना, कनारा बैंक चला गया आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो आप बोल लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को बोला जाता है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उन लोगों के पास कनारा बैंक चला गया। क्यों कनारा बैंक इसलिए चला गया था क्योंकि 723 करोड़ ये जो डेक्कन क्रॉनिकल्स ये पेमेंट कर नहीं रहा था। अच्छा, तो इसके वजह से क्या हुआ, अब वो 2016 में तो चला गया वो चीज। अब उसके बाद डिसाइड हुआ कि भाई इनिशियल जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये है कौन, मतलब होगा कौन, ये सब करते करते 2017 आ गया। 2017 में ये जो मतलब इनिशियल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। लेकिन 2018 में अगेन एक पहले क्या होता था कि इनिशियल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये काम करता क्या था कि वो उस टाइम पे वेरीफाई करता है कि मान लीजिए हाँ ये जो बोल रहा है ये सही है नहीं है, या कुछ जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को वेरीफाई करता है, दोनों के बीच में कुछ सुलह करने की कोशिश करता है, तो ये उनका काम है। लेकिन ये सब चीजें उसके बाद लेकिन वहां से कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकाला और मतलब नहीं निकाल पाया, तो जिसके कारण 2018 में ये लोग चला गया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। ठीक है, तो और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसा होता है कि वहां पे वोटिंग होता है, मतलब मान लीजिए मैं या किसी और या कोई भी और यहाँ पे किसी ने मुझे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। जहां मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के केस में क्या होता है, वहां पे मान लीजिए आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना है तो आपको 75% वोट शेयर आपके पास होना चाहिए, या आप बोल लीजिए जो 75% वोटिंग का आप बोल लीजिए जो वेटेज है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लीजिए जितना भी क्रेडिटर्स है वो सब जितना क्रेडिट मान लीजिए 100 क्रेडिटर्स है, 100 क्रेडिटर्स में 75 क्रेडिटर आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो जिसके वजह से आप बन पाएंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जो जितना भी आई थिंक उस टाइम पे 3 रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन तीनों का जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत ही कम था। आई थिंक 16% था एक का, एक 41% और एक 13% था। तो जो 75% का जो कैप है वो मतलब किसी ने उसको पार नहीं कर पाया, तो जिसके कारण ये जो एनसीएलटी है जो उन्होंने क्या किया, ये जो मिस ममता बिनानी उनको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया 2018 में। मतलब जो चीज 16 में फाइल हुआ था वो आते आते 2018 तक हो गया था। अब 2018 में एनसीएलटी के पास मतलब क्या हुआ कि और ये उस टाइम पे ये चीज क्लियर हो गया था कि ये जो डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड ये पेमेंट कर नहीं पा रहा था। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये 2016 में तो पेमेंट कर नहीं पा रहा है, मतलब इशू क्या पहले से हो रहा था? हाँ, इशू पहले से ये चीज हो रहा था। इवन 2012 में जब उनको टर्मिनेट कर दिया गया था उस टाइम पे उनका आई थिंक डेप्ट था 4500 करोड़ के आसपास डेप्ट था। और 2008 में भी इन लोगों का डेप्ट बहुत हाई था, एग्जैक्ट अमाउंट कितना था वो मुझे कई जगह पे मिला नहीं था, लेकिन वो था। और उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब मान लीजिए आप दूसरे को पैसा लेके ये सब चीज कर सकते थे 2008, 2009, 10, 11 मतलब जस्ट ये मोदी गवर्नमेंट आने से पहले ये सब काम होता था। लेकिन 2016 के बाद ये सब चीजें बंद हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे 2018 में तीनों कंपनियां, क्योंकि ये तो इंसॉल्व मतलब बैंक्रप्सी के तरफ चला गया था, 3 कंपनी आया। इसमें से एक कंपनी था बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, एक था आर्म इंफ्रा एंड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ये था, और एक था सेरी मल्टीपल एसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका एक फंड था, ये आया था। तो ये तीनों कंपनी था। तो तीनों कंपनी में से ये जो सेरी मल्टीपल एसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दिया था। रफली जितना मुझे याद है, मैं थोड़ी देर में ये चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर भी दूंगा, आई थिंक 400 करोड़ के आसपास इन्होंने दिया था। मतलब एनसीएलटी ने ऑलमोस्ट एनसीएलटी या जितना भी क्रेडिटर्स है उन लोगों ने 95.2% का हेयर कट लगा दिया था, हेयर कट लिया था एक्चुअली। तो ये तो था कंपनी। अच्छा, कंपनी तो हो गया। अब प्रोमोटर का क्या इशू है? देखिए, प्रोमोटर का इनका जो भी प्रोमोटर था मतलब जो था विनायक रवि रेड्डी या गायत्री रेड्डी, विनायक रवि रेड्डी का बेटी था गायत्री रेड्डी, और उनका जो भाई था टी वेंकटरमन रेड्डी। इन आई थिंक गायत्री रेड्डी को ये पीएमएलए के ऊपर उनके ऊपर कुछ एक्ट हुआ नहीं, लेकिन ये जो वेंकट रवि रेड्डी और ये जो वेंकटरत्नम रेड्डी इनके ऊपर एलिगेशन है। टी वेंकटरमन रेड्डी वो मेन डायरेक्टर था और उनका ही बेटी था गायत्री रेड्डी, और टी वेंकटरमन रेड्डी का भाई था मिस्टर विनायक रवि रेड्डी। तो इनके ऊपर अब क्या एलिगेशन है या इनके ऊपर क्यों पीएमएलए एक्ट लग गया है, हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। और यहां से आपको पता चल जाएगा जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि 100 करोड़ का जो ट्रेल है वो यहां से आपको पता चल जाएगा। और आप जनरली आप लोगों को पता होगा ये 2023 का ही न्यूज है। टी वेंकटरमन रेड्डी को उनको पीएमएलए के अंडर अभी वो पूछताछ चल रहा है और उनका अरेस्ट भी हो चुका है। और ये जो मिस्टर विनायक रवि रेड्डी इन्होंने 100 करोड़ अपना पर्सनल गारंटी से दिया था, और इसकी वजह से इनके ऊपर भी और एक सेबी के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। आई थिंक सेबी ने बोला था कि इसने
1,43,00,000 वो पैसा दिया नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो विनायक रवि रेड्डी इन्होंने सेबी के साथ ये जो चीज है था वो 78 लाख में रफा दफा कर दिया, और जिसके बाद उनका जो बैंक बैलेंस है, मतलब जो बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है या डीमैट अकाउंट है, उसको रिलीज कर दिया गया था। और इस टाइम पे 2013 का ये इशू था। 2013 में ये जो विनायक रवि रेड्डी इन्होंने 100 करोड़ लिया था, और वो किससे लिया था? 100 करोड़ लिया था इसको, मतलब आप बीसीसीआई को देने के लिए लिया था, लेकिन वो पैसा दिया नहीं। ठीक है, उसने पैसा उठा लिया, और वो उठाया था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। वो उन्होंने 100 करोड़ का पर्सनल गारंटी दिया था, वो उठाया था, लेकिन वो पैसा बीसीसीआई को दिया नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इन्होंने सरफाइसी एक्ट के अंडर 21 नवंबर 2013 में 13 के अंडर 13 में एक्चुअली, और एक्ट था सरफेसी एक्ट जिसके अंडर इनका दो आई थिंक प्रॉपर्टी था, वो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अटैच कर दिया। उसके बाद ये जो विनायक रवि रेड्डी चला गया हाईकोर्ट में, मतलब आंध्र प्रदेश, उस टाइम पे तो आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट में चला था। और जिसके कारण दिखेगा 2012 के बाद 2016 में थोड़ा गैप था, और 2016 में ये मतलब कंपनी दिवालिया हो जाने के बाद, मतलब 2019 में एक्चुअली दिवालिया हो गया था। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सब चीजें जब गया, तो जिसके कारण देखिएगा ये जो डिले हुआ था ना, तो ये सब की वजह से डिले हुआ है। अब हम लोग ये जो 100 करोड़ को लेकर क्या इशू था, अब हम वो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट बीसीसीआई ने एकदम क्लियर कर दिया था कि आपका ये जो 10% अमाउंट है, इस 10% अमाउंट आपको कोई एक नेशनलाइज बैंक से आपको गारंटी देना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो नेशनलाइज बैंक था येस बैंक, वो तो भाग गया। ठीक है, क्योंकि येस बैंक भी देखा कि अब यहाँ पे हम लोग पैसा लगाएंगे, पैसा डूब सकता है, तो उन्होंने वो गारंटी देने से मना कर दिया। तो इनका जो भाई था वेंकटरमण रेड्डी, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वहां से 100 करोड़ लिया था। 100 करोड़ लेके वो पैसा दिया नहीं बीसीसीआई को। ठीक है, फर्स्ट ये चीज देखिए, पैसा लिया गया था क्योंकि ये जो बीसीसीआई को पेमेंट करना था, उन्होंने वो किया नहीं था। और बीसीसीआई का जो आप बोल लीजिए जो नोटिस था, वहां पे क्लियर लिखा गया था कि कोई भी आप नेशनलाइज बैंक से गारंटी लाइए, ना कि आप इंडिविजुअली, या आप बोल लीजिए आपकी कई जगह से 100 करोड़ था वो लेके आप जा रहे हैं बीसीसीआई के ऑफिस में और जाके बोल रहे हैं कि ये लो 100 करोड़। ऐसे नहीं, मतलब बीसीसीआई ने ऐसे नहीं मांगा था। बीसीसीआई ने जो मनी का जो गारंटी है इसलिए मांगा था क्योंकि मान लीजिए आप डिफॉल्ट करते हैं या आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स को, तो उस टाइम पे बीसीसीआई क्या करेगा, ये जो बैंक था उनको बोलेगा कि हाँ आप ये जो प्लेयर्स है इनको आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि इनका जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है वो इन्हें पेमेंट नहीं कर रहा है। तो रीजन ये था, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे उन लोगों ने ये सब चीजें किया था। बट बीसीसीआई इसके मतलब इतना तक तो ये 100 करोड़ का इशू था। इससे जस्ट पहले में और एक इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम पे बीसीसीआई ने बोल दिया कि आपका ये जो फ्रेंचाइजी है ना, इस फ्रेंचाइजी को आप डायरेक्ट किसी को सेल नहीं कर सकते, मतलब आप सेल नहीं कर सकते, आपको एक बीसीसीआई के पास जाना पड़ेगा, वहां पे आईपीएल गवर्निंग बॉडी है, वो आपको मतलब अप्रूवल देगा, तब जाके ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोर्ट ने भी इस ऑब्जर्वेशन को माना, और कोर्ट के अध्यक्षता में ये जो डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड है, मतलब जो डेक्कन चार्टर्स है, ये जो फ्रेंचाइजी ये बेचने के लिए बिड मतलब मार्केट में मतलब अलाउ कर दिया गया था। तो उस टाइम पे एक कंपनी था पीबीबी वेंचर्स बोल के, उन्होंने इस बीड में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एक ही पार्टिसिपेंट हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ये बोला था कि 900 करोड़ आप ले लीजिए, 900 करोड़ में से 400 करोड़ आप 450 करोड़ आप कैश ले लीजिए, और 450 करोड़ आप ये सीडी ले लीजिए। सीडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। बट ये जो डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड को पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने बोल दिया हमने तो 428 करोड़ देके 2008 में ये जो डेक्कन चार्जर्स का फ्रेंचाइजी लिया था, तो वो वैल्यू 2012 आते आते ये मतलब एकदम आसपास कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस बिड को कैंसिल कर दिया। अब जब उन्होंने ये चीज कैंसिल कर दिया, इमीडिएटली आफ्टर दैट बीसीसीआई ने हार्ड स्टेप लिया और उन्होंने ये जो फ्रेंचाइजी था इनको टर्मिनेट कर दिया। और इसके बीच में और एक जगह पे लोग मतलब डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड मतलब गया था कि ये मतलब ये जो कंपनी है इसको बेचने के लिए, उसका नाम था कमला लैंडमार्क रियल एस्टेट बोल के ऐसा कुछ था होल्डिंग्स लिमिटेड, जिन्होंने बोला था कि हाँ हम 1200 करोड़ दे देंगे। और उस टाइम पे बीसीसीआई के पास आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन था नहीं, और ये जो कमला लैंडमार्क रियल एस्टेट लिमिटेड ये किसी को नहीं पता था ये कंपनी है कौन, तो जिसके कारण वो चीजें प्रोसीड हुआ नहीं, मतलब वहां पे डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड प्रोसीड नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे अप्रूवल ये था, मतलब अप्रूवल चाहिए था बीसीसीआई का। लेकिन बीसीसीआई पहले क्या किया, उन्होंने डेक्कन क्रॉनिकल जो होल्डिंग लिमिटेड है, मतलब डेक्कन चार्जर्स का जो फ्रेंचाइजी था वो कैंसिल कर दिया। और ये जो कमला लैंडमार्क रियल एस्टेट लिमिटेड ये बोल रहा था कि मान लीजिए मेरे पास फ्रेंचाइजी नहीं है तो मैं 1200 करोड़ खरीदूंगा।
तो इसके चक्कर में क्या हुआ, वो जो डील हुआ नहीं, मतलब वो 1200 करोड़ का डील हुआ नहीं, 900 करोड़ का डील डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में वो चीज कैंसिल हो गया। और जिसके कारण देखिएगा 2012 में, जैसे आई थिंक पहले ये डेट मैंने बोल दिया था, सितंबर 14 2012 में इनका जो फ्रेंचाइजी था, इस फ्रेंचाइजी को सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे और एक कैच है, वो कैच है कि ये जो मान लीजिए डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड है, ये डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड डेक्कन चार्जर्स को बेचना चाहता है, वो चीज बीसीसीआई या मीडिया को पता चला है। ऐसा नहीं कि ये जो डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड डायरेक्ट बीसीसीआई के पास गया था, ऐसे पता नहीं चला था। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड ये देखिए शेयर मार्केट में उस टाइम पे लिस्टेड था। उन्होंने क्या किया, वो जो सेल अमाउंट मतलब सेल्स था ना, मतलब डेक्कन चार्जर्स हम लोग सेल करना चाहते हैं, वो है ना, मतलब उसके लिए एक नोटिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता था और न्यूज़पेपर में वो चीज पब्लिश करना पड़ता था। उसके बाद बीसीसीआई को पता चला है, ठीक है। बीसीसीआई उस टाइम पे ये भी बोल रहा है तो आपको हमें पहले अप्रोच करना चाहिए ना, इसके बाद आपको मीडिया के पास जाना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे इसको लेके भी थोड़ा विवाद हो गया था, जिसके कारण बीसीसीआई पे उस टाइम पे बहुत हार्ड स्टेप ले लिया था डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट में। और डेक्कन चार्जर्स ने जो स्टेप लिया था आप, और वो सब चीजें देखिएगा कि आईपीएल का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट में जाता है, तो जिसके कारण देखिएगा कि उनका जो टर्मिनेशन है ना, इस टर्मिनेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट में और आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेड किया है। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।